नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है हमारे पास में वो भी एक प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट का ही है। जिस तरीके से हम लोगों ने डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट कवर किया है, विंडो ऑब्जेक्ट कवर किया है और डेट ऑब्जेक्ट कवर किया है, उसी तरीके से हमारे पास में मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए एक प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट अवेलेबल है जो कहलाता है मैथ। तो कहीं पे भी अगर हम गेमिंग रिलेटेड कुछ वेबसाइट डेवलप कर रहे हैं, वहाँ पे अगर हमें अलग अलग तरीके की कैलकुलेशंस करवानी है, कुछ एल्गोरिदम्स इंप्लीमेंट करवानी है, तो वहां पर हम इन तरीके के फंक्शंस को काम में ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक एक करके सारे फंक्शंस मेंशन किए हैं और फिर इन फंक्शंस को यूज करके मैंने इवेंट हैंडलिंग भी इंप्लीमेंट किए, जो कि नेक्स्ट एग्जांपल में आएगा। देखिए, सेम एज ऑल द एग्जांपल्स, HTML हेड, टाइटल एंड बॉडी एंड स्क्रिप्ट टैग को मैंने स्टार्ट कर दिया है। अब यहाँ पर अगर आप चाहो तो ऑब्जेक्ट्स के मेथड्स को यूज करके पहले वेरिएबल में डेटा स्टोर करवा लो और फिर उसको प्रिंट करवा सकते हो, या फिर डायरेक्टली हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर भी स्पेसिफिकेशंस दे सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने मैथ ऑब्जेक्ट के साथ में हमारे पास में एक कांस्टेंट क्रिएटेड है जो कहलाता है पाई। अब आप सब लोग को पता है पाई की जो वैल्यू है, इट इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट, उसकी वैल्यू फिक्स्ड रहती है। तो यहाँ पर हमारे पास में मैथ ऑब्जेक्ट के अंदर PI कैपिटल में एक प्री डिफाइंड कांस्टेंट हमारे पास में अवेलेबल है। अगेन सारी चीजें हमारे पास में केस सेंसिटिव है, तो मैथ का M भी आपको कैपिटल में ही लिखना। अगर आप चीजें चेंज कर दोगे तो आउटपुट में गड़बड़ हो सकता है। तो हम एग्जीक्यूशन और प्रोग्राम दोनों साथ साथ कवर करते हैं ताकि आउटपुट में किसी भी तरीके का कुछ भी कंफ्यूजन नहीं हो। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास में जो स्टेटमेंट है दैट इज डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और जिसके अंदर मैंने लिखा है मैथ डॉट पाई। अब यहाँ पे मैथ डॉट पाई की जो मेरे पास में वैल्यू है दैट इज 3.1415 एंड सो ऑन, जो कि इसकी एक्चुअल यूनिवर्सल वैल्यू होती है। तो ये हमारे पास में सिर्फ एक कांस्टेंट है, बाकी सारे हमारे पास में मेथड्स ही। नेक्स्ट, सबसे पहला जो हमारे पास में मेथड है दैट इज SQRT मेथड मैथ ऑब्जेक्ट के अंदर, जिसका मतलब होता है स्क्वायर रूट। तो कोई भी एक वैल्यू हमें पास करनी है इस मेथड को, और ये हमें उस वैल्यू का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करके रिटर्न करके दे देगा। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर मैंने लिखा है मैथ डॉट SQRT और वैल्यू जो मैंने पास करी है दैट इज 25। तो 25 का स्क्वायर रूट 5 होगा। सिमिलरली अगर 49 लिखेंगे तो यहाँ पे 7 हमें मिलेगा, 4 लिखेंगे तो 2 हमें मिलेगा। जो भी वैल्यू है उसका स्क्वायर रूट हमें कैलकुलेट होके मिल जाए। नेक्स्ट यहाँ पे जो हमारे पास पे दो फंक्शंस हैं दैट इज सील एंड फ्लोर। आई गेस आपने पहले इन फंक्शंस को कवर किया होगा एक्सेल या किसी और लैंग्वेज के अंदर, तो एग्जैक्टली में वर्किंग यहाँ पे वही है। देखिए, सील और फ्लोर को थोड़ा सा याद करने में या समझने में कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन आप इनके मतलब, इनके नाम से ही इनका मतलब समझ सकते हो। देखिए, सील का सिंपली मतलब आप समझिए कि सीलिंग, सीलिंग मतलब ऊपर छत की हम बात कर रहे हैं। तो कभी भी सील फंक्शन को अगर हम कोई एक इंटीजर आर्गुमेंट पास करते हैं तो वो एज इट इज हमें वैल्यू रिटर्न करके दे देगा जो हमने पास करी है। गड़बड़ कहाँ आती है? जहां पर हमने कोई फ्लोटिंग टाइप की वैल्यू पास करी। अगर हम सील फंक्शन को कोई फ्लोटिंग टाइप का वैल्यू पास करते हैं तो ये क्या करता है, उससे एक अपर इंटीजर हमें रिटर्न करके देता है। देखिए, ये राउंड ऑफ नहीं है, राउंड ऑफ के अंदर चेक होता है 0.5 क्या उससे बड़ा है या नहीं। यहाँ पे चाहे 0.2 हो या 0.8 हो, अगर सील फंक्शन को काम में लिया है तो ये एक अपर इंटीजर, सबसे नियरेस्ट जो अपर इंटीजर होगा ये वो हमें रिटर्न करके दे देगा। तो 12 के बाद जो नेक्स्ट इंटीजर है वो कौन सा है? 13। तो इसीलिए यहाँ पे 13 हमारे पास में आउटपुट के तौर पे आया है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास में जो फंक्शन है दैट इज फ्लोर। अब ये सील का एग्जैक्ट रिवर्स है। अब जैसे मैंने कहा, नाम से आप मतलब समझ सकते हैं फ्लोर कहाँ नीचे होता है, मतलब जो भी हम लोग यहाँ पे वैल्यू पास करेंगे, 12.5 मैंने यहाँ पे डेटा पास किया है, तो इसके नियरेस्ट लोअर इंटीजर जो मेरे पास में होगा, अब 12.5 का सबसे नियरेस्ट लोअर इंटीजर जो है दैट इज 12, तो इसने हमें वो रिटर्न किया। लेकिन अगर हम यहाँ पे कोई इंटीजर वैल्यू पास करेंगे तो ये इंटीजर को ही एज इट इज रिटर्न करके दे देगा, क्योंकि वो खुद ही इंटीजर है तो फिर नियरेस्ट लोएस्ट इंटीजर की जरूरत ही नहीं। अगर डेसिमल या फ्लोटिंग टाइप की वैल्यू हमने पास करी है तो वहां पर हमें फिर नियरेस्ट लोअर या नियरेस्ट अपर इंटीजर मिलता है फ्लोर ऑल सील के अंदर। तो यही इन दोनों फंक्शंस का बेसिक डिफरेंस। अब आगे बढ़ने से पहले फर्स्ट 4 स्टेटमेंट के अंदर किसी को कुछ भी कंफ्यूजन? Alright then, let's move with the next next method. नेक्स्ट कैटेगरी जो मेथड्स की है हमारी दैट इज मैक्स एंड मिन। अब जैसे कि नाम से आप पता लगा सकते हो,
मैक्स मेथड को हमें यहाँ पे मल्टीपल कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज पास करनी है। जितनी भी वैल्यूज हम पास करेंगे उसमें से जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी ये फंक्शन हमें वही रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे जो मैंने डेटा पास किया है math.max में, दैट इज 10, 22, 3 एंड 5, तो इनमें से मैक्सिमम वैल्यू जो है दैट इज 20, तो यहाँ पे आउटपुट में भी हमारे पास में 20 ही आया। एंड मेन इसका जस्ट रिवर्स, यहाँ पे भी हमें कॉमा सेपरेटेड मल्टीपल वैल्यूज पास करनी है, जो भी सबसे छोटी वैल्यू होगी वो हमें एज आउटपुट रिटर्न होगी। तो यहाँ पे सेम वैल्यूज हैं 10, 20, 2, 3 एंड 5, तो 2 क्योंकि सबसे छोटी वैल्यू है तो यहाँ पे वो हमें रिटर्न होगा, जो आउटपुट के तौर पे मैंने प्रिंट करवा लिया है यूजिंग document.write। अब नेक्स्ट जो हमारे पास में यहाँ पे फंक्शन है दैट इज राउंड फंक्शन। अब यहाँ पे बहुत से लोग सी, फ्लोर और राउंड के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं, तीनों की वर्किंग एक दूसरे से बिल्कुल अलग। राउंड का मतलब होता है चीजों को राउंड ऑफ करके डिस्प्ले करवाना, लेकिन राउंड ऑफ सिर्फ तभी काम करता है जब हमारे पास में या तो पॉइंट के बाद 5 है या फिर उससे बड़ी वैल्यू है। अगर आपने यहाँ पे 0.4, 0.3, 0.2, 0.1 लिखा है तो फिर राउंड ऑफ यहाँ पे नहीं होगा, जो एज इट इज इंटीजर है वही हमें रिटर्न होके मिल जाता है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है math.round और जो वैल्यू मैंने पास करी है दैट इज 12.8। अब पॉइंट के बाद जो डेटा है वो ऑब्वियसली 5 या 5 से बड़ा है ना, 8 5 से बड़ा ही होता है, तो होगा क्या, हमारा डेटा राउंड ऑफ हो जाएगा, यानी कि हम पहुंच जाएंगे नियरेस्ट अपर इंटीजर पे दैट इज 30। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 0.5 से छोटी वैल्यू लिखती हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे 4 लिखा है, तो फिर अब यहाँ पे किसी भी तरह का राउंड ऑफ वाला प्रोसीजर फॉलो नहीं होगा और ये 12 हमें एज अ आउटपुट रिटर्न करके दे देगा। तो यहाँ पे इस स्टेटमेंट का 12 आंसर आया है। अब इसी से ही मिलता जुलता एक और फंक्शन है दैट इज ट्रंक फंक्शन। ट्रंक का मतलब होता है ट्रंकेट करना, यानी कि कुछ पार्ट को रिमूव करना। तो बेसिकली हमें किसी भी तरीके का राउंड ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करवाना, हमें किसी भी तरीके के अपर इंटीजर या लोअर इंटीजर पे मूव नहीं करना। मुझे सिंपली क्या करना है, मुझे सिंपली यहाँ पे डेसिमल पार्ट को रिमूव कर देना है, सिर्फ इंटीजर पार्ट को मुझे फेच करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे ट्रंक फंक्शन को पास करते हैं। तो यहाँ पे जो डेटा मैंने पास किया है दैट इज 14.6, तो ये क्या करेगा, इस पॉइंट के बाद वाले पूरे पार्ट को डिस्कार्ड कर देगा और सिर्फ इंटीजर पार्ट ही हमें रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे ट्रंक का आउटपुट हमारे पास में 14 आया। लास्ट दो फंक्शंस दैट इज POW व्हिच स्टैंड्स फॉर पावर एंड रैंडम फंक्शन। पावर को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में यहाँ पे POW फंक्शन अवेलेबल है जिसके दो आर्ग्यूमेंट्स होंगे। सबसे पहला होता है यहाँ पे हमारे पास में एक्चुअल नंबर या बेस जिसे हम कहते हैं, और सेकंड आर्गुमेंट होता है हमारा एक्सपोनेंट, रेज टू द पावर जो हमें कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है 2,3, तो 2 रेज टू द पावर 3 हमें यहाँ पे कैलकुलेट होके मिलेगा विच इज 8। अब यहाँ पर अभी तक मैंने जितने भी फंक्शंस बताए हैं उसमें किसी को कुछ भी कंफ्यूजन, मैक्स, मिन, राउंड, ट्रंक एंड POW। Now, the last function of math object is random। अब यहाँ पे देखिए रैंडम का मतलब हम कुछ रैंडम वैल्यू जनरेट करने वाले हैं, कोई से भी एक वैल्यू। जैसे कभी कभी हमारे पास में ऐसा ऑप्शन आता है कि हम पासवर्ड सेट कर रहे होते हैं या हम लोग अपना यूजर नेम सेट कर रहे होते हैं और वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा होता है, तो गूगल हमें कुछ सजेशंस प्रोवाइड करवा देता है कि आप ये वाला नेम यूज कर लो या आप कुछ इस तरीके का पासवर्ड सेट कर लो। तो वो कैसे सेट होता है, उसने जो भी कैरेक्टर्स हमने इनपुट किए थे उसको यूज करके उसने रैंडमली कुछ जनरेट किया, अब मिक्स करके कैरेक्टर्स को कुछ जनरेट किया और हमें बता दिया। तो सिमिलरली अगर हमें वैल्यूज का भी रैंडमली जनरेशन करवाना है, फिक्स वैल्यूज नहीं है, हर बार जब पेज को रिफ्रेश करूं तो नई वैल्यू आ जानी चाहिए, तो उस तरीके की वर्किंग के लिए हम यहाँ पे रैंडम फंक्शन को काम में लेते हैं। लेकिन यहाँ पे ये मैथ ऑब्जेक्ट का जो रैंडम फंक्शन है ये हमेशा हमें 0 से 1 तक के बीच की वैल्यू ही एज अ रैंडम वैल्यू जनरेट करके देगा। मतलब क्या है मेरा, आप आउटपुट से देखिए, देखिए यहाँ पे सबसे पहला जो आउटपुट है ये हमेशा 0 से 1 के बीच में ही हमारे पास में रैंडम वैल्यू आएगी। तो अगर मैं यहाँ पे इस पेज को रिफ्रेश कर दूं तो देखिए अब 0.05 आ गया है, फिर से पेज को रिफ्रेश कर दूं तो 0.06 आ गया। तो हमेशा 0 से 1 के बीच में ही आएगा। अब हमेशा 0 से 1 के बीच का डेटा हो ऐसा तो जरूरी नहीं है ना, हो सकता है मुझे 1 से 10 के बीच में डेटा जनरेट करवाना हो या फिर मुझे 1 से 100 के बीच में डेटा जनरेट करवाना हो, तो चीजें चेंज हो सकती। तो उसके हमारे पास में एक ट्रिक है जो हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले math.random
ऑब्जेक्ट और मेथड को काम में लिया है और उसकी वैल्यू मैंने एक m नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा ली। अब डॉक्यूमेंट डॉट राइट की हेल्प से अगर मैं इस m की प्रिंटिंग करवाऊंगी तो वही आउटपुट आएगा 0 से 1 के बीच में। लेकिन अब मेरे पास में जो भी आउटपुट इस m के अंदर आया है, अगर मैं उसे 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगी मतलब यहाँ पे जो डेसिमल है वो एक प्लेस पीछे शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर अब जो हमारे पास में रैंडम वैल्यूज जनरेट होके आएगी वो 0 से 1 नहीं बल्कि 1 से 10 तक के बीच में जनरेट होके आएगी, क्योंकि हर बार हमारे पास में जो डेटा आ रहा है हम उसे 10 से मल्टीप्लाई करवाते जा रहे हैं। सिमिलरली अगर मुझे 1 से 100 यस एज आई वाज सेइंग कि अगर मुझे 0 से 100 के बीच में कुछ भी डेटा जनरेट करवाना है तो रैंडम फंक्शन को काम में लीजिए, एक वैल्यू जनरेट होके आएगी और उसे आप 100 से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में 0 से 100 के बीच में रैंडम वैल्यू आ जाएगी, जैसे कि इस प्रोग्राम के अंदर आ रही है। सबसे पहले रैंडम वैल्यू जनरेट करवाई, फिर दोबारा से रैंडम फंक्शन को काम में लिया है, एम वेरिएबल के अंदर डेटा असाइन करवाया है, तो फिर से एक रैंडम वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे मैंने इस रैंडम वैल्यू को 10 से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो देखिए यहाँ पे 0.761 के बजाय 7.61400 एंड सो ऑन बन गया है। तो अगर हम यहाँ पे 10 या 100 या 1000 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो उसके अकॉर्डिंग डेसिमल प्लेसेस आगे शिफ्ट हो जाएंगे और फिर उस रेंज का रैंडम नंबर हमारे पास में आ जाएगा। लेकिन अब मुझे यहाँ पे ये जो डेसिमल पार्ट है ना, ये नहीं चाहिए, मतलब सिर्फ जो इंटीजर वाला पार्ट है मुझे उसकी रिक्वायरमेंट है। रैंडम वैल्यूज जनरेट करो यहाँ पे 0 से 10 के बीच में, लेकिन 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सिर्फ इतना ही आना चाहिए, पॉइंट का कुछ भी डेटा नहीं आना चाहिए। तो वैल्यू तो मेरे पास में हमेशा यहाँ पे फ्लोटिंग में ही जनरेट होती है। बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है कि इंटीजर पार्ट जनरेट होके आ गया है, तो उस केस में क्या होगा, हम यहाँ पे ट्रंक फंक्शन को काम में ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले m को 10 से मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास में कुछ डेटा निकल के आएगा, डेसिमल प्लेसेस शिफ्ट हो जाएंगे। अब जो भी डेटा निकल के आया है उसे मैंने यहाँ पे ट्रंक फंक्शन को पास कर दिया। तो ट्रंक फंक्शन क्या करेगा, जो भी हमारी डेसिमल के बाद वाली सारी वैल्यूज है उनको डिस्कार्ड कर देगा और सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही हमें रिटर्न करके देगा। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा सकते हैं और हमारा क्या होगा, एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर रैंडम वैल्यूज जनरेट होके आ जाएगी। बाकी अगर आप सिंपली रैंडम फंक्शन को काम में लोगे तो ये हमेशा 0 से 1 के बीच में ही रैंडम वैल्यू जनरेट करके देगा। अब कुछ लैंग्वेजेस में हमारे पास में ऐसा कंसेप्ट होता है कि हम रैंडम फंक्शन को कुछ रेंज पास कर सकते हैं, एक स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यू, लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर किसी भी तरीके का आर्गुमेंट हम पास नहीं कर सकते, तो ना ही हम यहाँ पे स्टार्ट वैल्यू दे पाएंगे, ना ही यहाँ पे स्टॉप वैल्यू दे पाएंगे। इसका फंक्शनैलिटी फिक्स्ड है 0 से 1 के बीच। दैट्स हाउ दिस रैंडम फंक्शन वर्क्स। अब इसी रैंडम फंक्शन को यूज करके हम अपना नेक्स्ट एग्जांपल कवर करने वाले हैं। तो इसमें किसी को कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल जो है हमारा वो रैंडम फंक्शन से रिलेटेड ही है, लेकिन यहाँ पे वर्किंग जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। अब डिफरेंट से मेरा मतलब क्या है, देखिए आप सब लोगों ने HTML और CSS पढ़ा हुआ है। अब HTML के अंदर बेसिकली हो क्या रहा है, हम एक वेब पेज क्रिएट कर रहे हैं। वेब पेज मतलब जो ये डॉक्यूमेंट मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है, अब इस डॉक्यूमेंट पे हमेशा से सिर्फ मेरे पास में ये डेटा प्रिंट होगा ऐसा तो कुछ नहीं होता है। यहाँ पे हमारे पास में इमेजेस भी डिस्प्ले हो सकती हैं, टेक्स्ट भी डिस्प्ले हो सकता है, कुछ एनिमेशन भी हो सकते हैं, या हम सिंपली एक कलर अप्लाई कर दें इस पे और फिर भी हम कुछ प्रिंट करवा सकते हैं। तो बहुत सारी वर्किंग हो सकती है। अब यहाँ पर कुछ इसी तरीके की वर्किंग मुझे इम्प्लीमेंट करनी है। जो मेरा ये डॉक्यूमेंट है मुझे इस पे एक बैकग्राउंड कलर अप्लाई करवाना है। तो बैकग्राउंड कलर के लिए हम हेक्साडेसिमल वाला कोड भी स्पेसिफाई कर सकते हैं और चाहे तो हम यहाँ पे डायरेक्टली कलर भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। फॉन्ट कलर इज इक्वल टू जैसे होता है उसी तरीके से यहाँ पे डॉक्यूमेंट के लिए बैकग्राउंड कलर आई गेस आप लोगों ने काम में लिया हो तो वो भी हो सकता है। लेकिन मुझे एक कलर फिक्स नहीं करना। अगर मैं बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी को काम में लूंगी तो होगा क्या, चीजें फिक्स हो जाएंगी। मुझे फिक्स नहीं करना, मुझे क्या करना है, मुझे हर बार कलर को चेंज करवाते रहना है। अब कलर को चेंज करवाना है तो या तो पहले पूरा कलेक्शन बनाना पड़ेगा, बहुत सारे कलर्स के नेम, बहुत सारे हेक्साडेसिमल कोड्स, फिर उनमें से कलर अप्लाई करवाते रहो। लेकिन वो भी तो फिक्स ही हो गया ना। अगर मैं एक एरे क्रिएट कर लूं 10 कलर के नेम का, तो हमेशा वो 10 कलर्स ही डिस्प्ले होते रहेंगे, कभी भी तो चीजें फिक्स हो गई।
सारी चीजें डायनामिक होनी चाहिए, सारी चीजें रैंडमली होनी चाहिए, यानी कि हर बार मुझे एक नया कलर बनाना है और डॉक्यूमेंट पे अप्लाई करवाना है। तो सबसे पहले अगर मुझे यहाँ पे कलर अप्लाई करवाना होता है तो उसके लिए कलर फॉर्म करना है, तो उसके लिए जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास में RGB नाम का एक फंक्शन होता है जिसे हमें 3 वैल्यूज पास करनी पड़ती है। ठीक है, अब यहाँ पे ये 3 वैल्यूज है क्या, देखिए हर एक जो कलर होता है वो रेड, ग्रीन और ब्लू, इन्हीं 3 कलर से मिलके बना हुआ है। तो हमें यहाँ पे इन तीनों वैल्यूज में हर एक कलर का कंसंट्रेशन, हर एक कलर की इंटेंसिटी पास करनी पड़ती है। यहाँ पे मान लीजिए मैंने लिखा 255,0,0, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, रेड का कंसंट्रेशन, रेड की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा हाई, मतलब रेड कलर डिस्प्ले हो जाएगा। तो सिमिलरली अगर मुझे यहाँ पे कुछ मिक्सिंग करवानी है तो तीनों कलर्स का कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन मुझे यहाँ पे पास करना पड़ेगा। तो पहले कलर को फॉर्म करेंगे और फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट पे अप्लाई करवाएंगे। अब ये जो कलर को फॉर्म करने का कंसेप्ट है, डॉक्यूमेंट पे अप्लाई करवाने का कंसेप्ट है, सिर्फ एक बार इम्प्लीमेंट नहीं करना, बार बार मुझे इम्प्लीमेंट करना है। तो किसी भी एक स्पेसिफिक टास्क को बार बार इम्प्लीमेंट करना हो तो हम लूप में प्लेस कर देते हैं, लेकिन अब यहाँ पे एक और कंडीशन, हर 1 सेकंड के बाद में कलर चेंज होते रहना चाहिए। तो हर एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद अगर हमें चेंज ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है तो हम काम में लेते हैं सेट इंटरवल। अब यहाँ पे सेट इंटरवल अगर आप किसी बटन के क्लिक पे करवाना चाहते हैं तो वो भी करवा सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे सेट इंटरवल काम में लिया है बॉडी टैग के साथ में और ऑनलोड इवेंट के साथ। तो जैसे ही मेरे पेज की लोडिंग कंप्लीट हो जाएगी, सारा स्ट्रक्चर वहां पे जाके अपलोड हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे फंक्शन की कॉलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो सेट इंटरवल के अंदर मैंने यहाँ पे CLR_change नाम के फंक्शन को कॉल किया है हर 1 सेकंड के बाद। अब यहाँ पे मैं मोस्ट ऑफ द एग्जांपल्स में 1000 मिली सेकेंड ही स्पेसिफाई कर रही हूँ, मतलब 1 सेकंड। यहाँ पे अगर आप चाहो तो टाइम ड्यूरेशन चेंज भी कर सकते हो, मैंने 1 सेकंड ही लिखा। तो यहाँ पे जैसे ही पेज की लोडिंग खत्म होगी, फंक्शन की कॉलिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब फंक्शन कहाँ है, स्क्रिप्ट टैग के अंदर। तो फंक्शन को क्रिएट करने के लिए फंक्शन कीवर्ड फॉलोड बाय हमारे फंक्शन का नाम, दैट इज CLR_change। अब यहाँ पे मुझे कलर जनरेट करना है। कलर कैसे जनरेट होगा, मुझे वैल्यूज निकाल के लेके आनी है। अब वैल्यूज कुछ भी हो सकती हैं, यूजुअली जो वैल्यूज का रेंज होता है वो 0 से 255 के बीच में होता है। अगर उससे ज्यादा वैल्यूज नहीं होती है, उससे ज्यादा कंसंट्रेशन नहीं होता है, यही हमारे पास में हाईएस्ट और लोएस्ट इंटेंसिटी होती है। तो यहाँ पर मैंने math.random फंक्शन को काम में लिया है। ये क्या करेगा, 0 से 1 के बीच में हमें कोई वैल्यू जनरेट करके देगा, जिसे मैंने मल्टीप्लाई करवा लिया है 255 से। तो अगर यहाँ पे 0 जनरेट करके दिया है तो 0 मल्टीप्लाई बाय 255 यानी कि 0 वाली जनरेट हो जाएगी। सेकंड, मैंने यहाँ पे फिर से math.random फंक्शन को काम में लिया है और फिर से मैंने यहाँ पे लिखा है 255। हम यहाँ पे मान लेते हैं कि मेरे पास में 0.03 कुछ डेटा ऐसा जनरेट होके आया है, उसे मैं 255 से मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो कुछ दूसरी वैल्यू हमारे पास भी बन जाएगी। थर्ड टाइम मैंने फिर से math.random फंक्शन को काम में लिया है और फिर से मैंने इसे 255 से मल्टीप्लाई करवा लिया। मान लेते हैं कि अब हमारे पास में 0.5 आया है, तो 0.5 को 255 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कुछ एक नई वैल्यू जनरेट होके आ जाएगी। अब ये 3 वैल्यू जो जनरेट हुई है, इन 3 वैल्यूज को हम काम में लेंगे कलर को फॉर्म करने के लिए। लेकिन उससे पहले जो भी 3 वैल्यूज फॉर्म हो रही है, मैंने उन्हें स्टोर करवा लिया है 3 वेरिएबल्स के अंदर, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। प्री डिफाइंड नहीं है, ये वेरिएबल्स है, मैंने खुद क्रिएट करे हैं। आप इसकी जगह ABCD या फिर XYZ भी काम में ले सकते हैं। तो यहाँ पर जब भी हमें किसी भी प्रॉपर्टी की वैल्यू स्पेसिफाई करनी होती है या फंक्शंस वगैरह हम काम में लेते हैं, तो यूजुअली क्या होता है, हमें उन्हें डबल कोट्स के अंदर स्पेसिफाई करना पड़ता है। तो मैंने डबल कोट्स के अंदर RGB लिखा है, पैरेंथेसिस को स्टार्ट किया है और फिर डबल कोट्स को क्लोज कर दिया। अब हमें करना क्या है, हमें यहाँ पर 3 वैल्यूज देनी है कॉमा सेपरेटेड, दैट इज रेड, ग्रीन, ब्लू। और ये रेड, ग्रीन, ब्लू है किसके अंदर, ये वेरिएबल के अंदर। तो वेरिएबल और डबल कोट्स में डेटा को कंबाइन करवाना हो तो प्लस एज अ कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर को काम में लेते हैं। तो RGB फंक्शन लिखा, पैरेंथेसिस स्टार्ट किया, रेड की वैल्यू मान लेते हैं कि 234 जनरेट हुई है, तो वो आके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो गई। अब हमें एक कॉमा यहाँ पे अपेंड करवाना है, तो प्लस कोट्स के अंदर कॉमा, फिर प्लस अगेन यहाँ पे दूसरी वैल्यू आएगी, दूसरे कलर की इंटेंसिटी आएगी जो कि है वेरिएबल के अंदर, दैट इज ग्रीन। तो मैंने कॉन्कैटिनेट करवा दिया ग्रीन वेरिएबल के साथ।
फिर से एक कॉमा यहाँ पे आएगा, तो फिर से प्लस और फिर से डबल कोट्स के अंदर कॉमा। अब लास्ट वैल्यू है ब्लू वेरिएबल के अंदर, जिसे मैंने कॉन्कैटिनेट करवा दिया वेरिएबल के नाम के साथ, और फिर से अब मुझे पैरेंथेसिस को क्लोज करना है और डबल कोट्स को क्लोज करना है। तो यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर मैंने यहाँ पे पैरेंथेसिस मेंशन कर दिया। ये होता है हमारा आरजीबी का एक्चुअल स्ट्रक्चर। अब ये कलर का फॉर्मेशन है, वैल्यूज जनरेट करी, वैल्यूज को फंक्शन को पास किया और एक यूनिक कलर जनरेट हो गया। अब कहाँ अप्लाई करना है? डॉक्यूमेंट के बैकग्राउंड पे अप्लाई करना। तो डॉक्यूमेंट पे कुछ भी वर्किंग इंप्लीमेंट करवानी है तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट, और बैकग्राउंड कलर के लिए जावास्क्रिप्ट में जो हम प्रॉपर्टी काम में लेते हैं दैट इज बीजी कलर। बीजी कलर में जो कलर का सी है दैट इज कैपिटल है, केस सेंसिटिव है तो आपको ध्यान रखना है। तो अब होगा क्या, हर एक सेकंड के बाद में फंक्शन कॉल होगा, तीन अलग अलग वैल्यूज यहाँ पे जनरेट होंगी, एक कलर फॉर्म होगा और बैकग्राउंड पे वो बार बार अप्लाई होता रहेगा। तो हम इसका एग्जीक्यूशन देख लेते हैं एक बार। देखिए, एक सेकंड बाद अब फंक्शन की कॉलिंग हुई है और देखिए हर बार यूनिक कलर्स मेरे पास में फॉर्म होके आ रहे हैं। कभी ब्लू आया है, कभी ग्रीन आया है, पिंक आया है, कभी कुछ और कलर आ रहा है। तो हर बार यहाँ पे यूनिक कलर जनरेट होके आ रहे हैं। तो कुछ इसी तरीके का फॉर्मेशन अगर आपको करवाना हो, रैंडमली वैल्यू जनरेट करवा के किसी भी तरीके का फॉर्मेशन करवाना हो, वहां पे इस फंक्शन को हम काम में लेंगे। मैंने इसे बैकग्राउंड कलर के साथ में इम्प्लीमेंट किया है। रियल लाइफ पे कुछ भी एग्जाम्पल हो सकता है जहाँ पे आप इस रैंडम फंक्शन को काम में ले सकते हैं। तो आई होप फंक्शन और एग्जीक्यूशन सबको क्लियर है। लेकिन उससे पहले एक और चीज देखिए, मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी जो काम में ली है, प्रॉपर्टी और फंक्शन का स्पेसिफिकेशन मैंने एक ही लाइन के अंदर लिख दिया। अगर आपको यहाँ पे डबल कोट्स ओपन क्लोज में किसी तरीके का प्रॉब्लम आता है तो आप पहले कलर को फॉर्म कर लो, मतलब आरजीबी के स्टेटमेंट को फॉर्म कर लो, और एक और वेरिएबल के अंदर आप उसे स्पेसिफाई कर लो, और फिर उस वेरिएबल को आप काम में ले सकते हो बैकग्राउंड कलर अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पे दोनों में से जो भी तरीके आपको सुटेबल लगे आपको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ज्यादा कुछ यहाँ पे डिफरेंस नहीं। तो आई होप ये वाला एग्जाम्पल सबको क्लियर है। किसी को कुछ भी कंफ्यूजन इसके अंदर